अक्टूबर 1996 में उस वक्त की मजबूत श्रीलंकन टीम के खिलाफ कप्तान ने एक नौजवान बॉलर के हाथ में बल्ला थमा दिया और फिर इस नौजवान ने उस बल्ले से वो लाठीचार्ज किया कि अगले 18 साल तक दुनिया की तेज तरीन ओडीआई सेंचुरी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। और यूं शाहिद खान आफरीदी ने दुनियाई क्रिकेट में अपनी आमद का ऐलान किया। स्टारडम ऐसा देखा, शोहरत ऐसी देखी कि इसके पोस्टर प्रिंटिंग प्रेसों से होते हुए लोगों के घरों में दीवारों की जीनत बने। ये वो जमाना था जब एक्चुअली फैंस अपने सुपरस्टार्स के पोस्टर्स अपने घरों में लगाया करते थे। खवातीनो हजरात, सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, फिलैंथ्रोपिस्ट, नेशनल हीरो, एक वालिद भी हैं, ससुर भी हैं, अब नाना भी, शाहिद खान आफरीदी। और उनके साथ चूंकि फिलैंथ्रोपी का और सोशल वर्क का हमने जिक्र किया, जिस पे हम सर्टनली कुछ टाइम मखसूस करेंगे, जफर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सीईओ हैं शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के। उनको भी प्लीज भरपूर तालियों में खुशामदीद कहें। शाहिद भाई, आज हम उर्दू सेलिब्रेट कर रहे हैं, कराची सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके वालिद साहब तो 69 में गालिबन यहाँ हिजरत कर गए थे, आप लोग 82 में आए। Do you remember how old were you? क्या उम्र थी आपकी? क्योंकि आपकी उम्र का भी तो तनाज़ा रहा है later on। वो भी हम उस पर जाएंगे आगे। लेकिन यहाँ पे फेडरल बे एरिया ब्लॉक 10 और उसके बाद गुलशन इकबाल 13D, जरा इब्तदाई जिंदगी इन कराची, we would like to know। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। पहले मैं आप सब लोगों से माजरत चाहता हूँ लेट आने पे, और आप लोगों को सबको कराची की ट्रैफिक का तो पता ही होगा। अच्छा, खुशी अगर आप इंतज़ार करेंगे ना कि खुशी मिलेगी तो काफ़ी लेट हो जाएंगे। खुशी ढूंढनी पड़ती है, तो आज मैंने खुशी ढूंढी है। और वो खुशी क्या है कि आज मैं अपने कराची के दोस्तों के साथ इस शहर के, मैं पूरा पाकिस्तान बहुत ट्रैवल किया है मैंने। कराची के लोग जितने प्रोफेशनल, बहुत कम झूठ बोलने वाले, मतलब मिसकमिटमेंट करने वाले बहुत कम है। और अच्छी बात यह है कि ये इंसान को नहीं देखते कि ऊपर से नीचे क्या पहना हुआ है। तो मुझे कराची शहर, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि कराची शहर ने मेरी परवरिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब जिस तरह अब्दुल्ला बता रहे हैं कि 69 में कराची आए, एंड देन हमारे वालिद साहब का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान था कि वहाँ से हमें निकाल के कराची जैसे शहर में हम 82 में यहाँ पे शिफ्ट हुए। वैसे मैंने अपनी उम्र बार बार बताई हुई है कि मैं 1977 की पैदाइश हुई। अच्छा, तो हम इस हिसाब से हिसाब लगा लें, क्योंकि हम तो यही समझते रहे बड़े अरसे तक, जब हम बड़े होते रहे, कि भाई 16-17 साल में हमने रिकॉर्ड बनाए। वो हम किताब जब तक नहीं आई हमें पता नहीं लगा कि उसकी वो अथॉरिटीज ने कुछ गड़बड़ कर दी थी। देखो अब्दुल्ला, उम्र जो है ना वो एक नंबर है। अगर आप ये समझोगे कि आपकी उम्र हो गई तो फिर वाकई हो गई, उम्र नहीं हुई। अच्छा, आप लिटरली 90s में कराची में जो भी लड़के बड़े हुए हैं उनसे पूछ लें आप, हर लड़के ने शाहिद आफरीदी के साथ क्रिकेट खेली होती थी। सारों ने तकरीबन, बिकॉज कराची का दिल इतना बड़ा है और ये अपने सुपरस्टार्स को इतने खुले दिल के साथ ओन करता है कि एवरीबडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद देम। यू बीइंग अ पख्तून लिविंग इन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज जहां पे उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज ज्यादा रहती हैं, बचपन में किसी तरह की तफरीक का सामना रहा या पता ही नहीं लगा और सबके दरमियान मिलजुल कर बड़े हो गए? अच्छा, मैं जब कराची शिफ्ट हुए तो हम फेडरल बे एरिया ब्लॉक 5, ब्लॉक 10, ब्लॉक 11 एंड देन 92 में फिर हम गुलशन शिफ्ट हुए थे। अच्छा, वहाँ पे क्योंकि 90 भी वहीं था पूरा एरिया, तो वहाँ पे अजीज़ाबाद, हमने वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त लाइफ गुजारी है। कोई सिंधी, पठान या महाजिर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। जितने उर्दू स्पीकिंग लोग थे, हम कुछ आज पठान फैमिली थे और बाकी उर्दू स्पीकिंग लोग थे। मैं क्या बता सकता हूँ, बल्कि मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारी उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, पढ़े लिखे, अदब, इखलाकियात ख़त्म इनके ऊपर, मतलब इतने वेल पॉलिश, इतना अदब। अब मैं ऑनेस्टली, वो लोग बहुत कम रह गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस शहर की तरक्की में उन उर्दू स्पीकिंग लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो टाइम कैसे गुजरा जब शहर में हालात एकदम नासाजगार हो जाया करते थे और फसादात भी होते थे और लिसानी फसादात भी होते थे? कभी किसी दोस्त यार ने मशवरा दिया कि मे बी यू शुड कंसिडर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, कहीं और चला जाए या कहीं और मूव हुआ जाए? मुश्किल हालात थे अब्दुल्ला, नो डाउट बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन हम जिस एरिया में रहते थे वहाँ के अगर
MQM के कोई काउंसलर हैं वहाँ पे, तो वो आते थे वालिद साहब के पास, हाँ। वालदा के पास दुआओं के लिए आते थे। हमारा अच्छा। वो वाला हिसाब किताब था। तो बहुत ही खूबसूरत वक्त गुजरा है। मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब आप ठीक हो, आपके मामलात ठीक हो, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू बनता अच्छा, है। घर में आपके खुद एक क्रिकेट टीम थी माशाल्लाह, इनके 6 भाई हैं और 5 बहनें। हाँ जी। सर, तो बचपन मतलब हमेशा हालात साजगार ही रहे, आसूदगी रही, या कभी टफ टाइम भी देखा वालिद साहब की नहीं, तरफ? टफ टाइम बिल्कुल देखा है, लेकिन टफ टाइम में देखिए यहाँ पे जो है ना, यकीन, हाँ। ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये बहुत बाद में आई थी चीजें। पहले यकीन पे मेहनत हुई थी। एक होता है बिलीव ऊपर वाले पे, और सेल्फ बिलीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जिंदगी में किसी भी ख्वाब को अचीव करना है या ख्वाब की ताबीर करनी है, तो उसके लिए ऊपर वाले पे यकीन और अपने ऊपर यकीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है। फिर वो यकीन ही था कि आप अंडर 19 खेल रहे हैं, और इट वाज प्रॉब्ली योर फर्स्ट इंटरनेशनल टूर एज वेल, और अचानक से कॉल आती है कि पाकिस्तान टीम से बुलावा आया है, और फिर बगैर सोए कनेक्टिंग फ्लाइट्स ले लेकर नैरोबी पहुंचना, और घर वाले भी ना मान रहे हो, क्योंकि उस वक्त एक और क्रिकेटर का एक स्कैंडल भी चल रहा था कि भाई उन्हें यकीन था कि ये लड़का फंस गया है कहीं। अब हमें तो पता है जरा तफसील में, लेकिन बहुत से लोग जो ये किस्सा जानना चाहते हैं, किसकी कॉल आई थी, क्या एहसासात थे, कैसा वक्त था? खैर, मुश्किल टाइम इसलिए था कि एक फैमिली इशू में से गुजर रहे थे हम लोग, लेकिन बात मैंने यकीन की इसलिए की क्योंकि मेरी वालदैन जो थे उनका यकीन बहुत स्ट्रांग था, और मैंने यकीन सीखा भी उनसे कि यकीन होता क्या है। उन्होंने किसी के सामने किसी की ना हेल्प ली, ना किसी के सामने हाथ बढ़ाया। उन्होंने ऊपर वाले पे यकीन, और मेरा जो सेल्फ बिलीव था कि यार मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा था, अंडर 14, 16, अंडर 19 सब कराची से खेली है मैंने। तो मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में कराची की टीम की तरफ से 2 साल मैंने टॉप किया। मतलब 9-10 मैचों के अंदर 52 आउट, 54 आउट, ये मेरी परफॉर्मेंसेस थी। उसके बाद पाकिस्तान अंडर 19 के लिए मेरा नाम आया, तो मेरे लिए ऑनर की बात थी कि कराची का प्लेयर, और पाकिस्तान अंडर 19 के लिए जब नाम आया, तो वहाँ पे 2-3 मैचों में मैंने 22 आउट किए थे। तो मुशी भाई इंजर्ड हो गए थे जी। मुशी भाई इंजर्ड हो गए थे, और मेरा नाम सुबह में वॉशरूम ब्रश करके बाहर निकला, तो हारून रशीद साहब थे हमारे, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि शायद मुबारक हो, आपका नाम आ गया। तो खैर मुझे यकीन तो नहीं हो रहा था कि नाम इतनी जल्दी पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि अब अब्दुल्ला आपको पता है जब ख्वाब कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे होते हैं तो वो फीलिंग अलग होती है। जब आप डर भी कुछ लग रहा बनना होता है। चाहते हो, जो चीज़ बनने के लिए मैंने मुश्किल टाइम भी गुजारा, मारे भी खाई हैं पेरेंट्स से क्रिकेट की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ के ऊपर फोकस था, और किसी और चीज को करीब आने नहीं दिया। सिर्फ फोकस खाना पीना सोना जागना। अब मुशी भाई बीमार हो गए थे, अनफिट थे, आप उनको रिप्लेस करने के लिए टीम में जा रहे हैं, आपके दूसरे मैच में ऊपर के नंबरों में बैट पकड़ा के किसने भेज दिया और क्यों भेजा? मतलब वो एक किस्सा है, हमें बताया है वसीम भाई ने भी, हम लेकिन चाहेंगे कि आपकी जबानी सुने। अच्छा, उस वक्त ये था क्योंकि मुशी भाई इंजर्ड थे, तो एज अ बॉलर आया था मैं। हाँ। और जब बॉलर आया तो उस वक्त बैटिंग में मुझे वसीम भाई ने और विकी भाई ने नेट्स में चेक किया कि खेलता कैसा है। हाँ, ये प्रैक्टिस है यूजुअली। तो मैं तो वही टेप बॉल वाला प्लेयर था, मैं तो हाँ। कराची में बहुत टेप बॉल खेली है मैंने। तो वहां से उनको बैटिंग पसंद आई, और नेक्स्ट डे हमें 360 स्कोर से ऊपर टारगेट करना था, वरना हम सेमीफाइनल। इतना हम्बल ही ना कहें बैटिंग पसंद आई, मतलब वसीम अकरम ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं हम जो गेंद कराते थे ये नौजवान स्टेडियम से उठाकर बाहर फेंक देता था। तालियां बजाएं जी इस बात के लिए। और फिर वो खुद अपने वालिद की बीमारी के सिलसिले में वो टूर शॉर्ट करके चले गए और कह के गए टीम मैनेजमेंट और कप्तान को कि जब कभी हिटर की जरूरत हो तो इस नए लड़के को ना भूलना। और फिर वहां से बूम बूम ने अपनी आमद का ऐलान किया। बस वहां से फिर ऊपर वाले के जबरदस्त प्लान्स रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो नहीं सोचा था वो ख्वाब, मेरा मतलब है कि अब किसी भी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है अगर बच्चा आगे की तरफ जा रहा हो तो उसको कामयाबी लाइफ में मिल रही होती है, तो उससे बड़ी मोमेंट तो फैमिली के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और शुरू से ही था मेरा अब्दुल्ला, 2 चीज़ों का मैंने बहुत ज़हन था कि या तो पाक आर्मी, पाकिस्तान, हाँ। पाक फौज, या क्रिकेट की तो तरफ। क्रिकेट का शौक कहां से आया था? ऑब्वियसली उस वक्त के नेशनल हीरो तो इमरान खान साहब थे ही, लेकिन अदरवाइज किसी बड़े भाई से आया था, कजन से आया था? हु वाज द वन? अब्दुल्ला, मैं काफ़ी दफ़ा मेंशन कर चुका हूँ, मेरे ख्याल में अगर इमरान खान ना होता तो मैं आज शायद अफरीदी ना होता, मुझे वो शौक ही ना होता। ट्रू। तो क्रिकेट में तो इमरान भाई की वजह से मैं क्रिकेट का मुझे शौक हुआ,
फास्ट बॉलिंग शुरू की मैंने, लेकिन बाद में पता चला कि मैं तो बट्टा मारता हूँ। फिर मैंने छोड़ दी। फिर अब्दुल कादिर का बड़ा नाम आपको पता है, वन ऑफ जी। द बेस्ट लेग स्पिनर इन द वर्ल्ड, तो वहां से फिर मुझे लेग स्पिन का भी शौक था। अच्छा, फिर जाहिर है उन स्टार्स के दरमियान मौजूद रहना इतनी छोटी उम्र में, जिनको आप देख के बड़े हुए हो, जिनकी लिटरली हमारे कजन्स आपके पोस्टर लगाया करते थे और आप भी सर्टनली उन लोगों के पोस्टर्स लगाया करते थे जो उस वक्त भी स्टार्स थे, उनके दरमियान एज अ टीम मेंबर बन के रहना, ये तजर्बा कैसा रहा? और फिर बाद में बहुत से इख्तलाफात भी आपके कुछ लोगों से सामने आए, पर्टिकुलरली हम मियां दाद साहब का, जावेद मियां दाद साहब का नाम लेंगे, वकार यूनुस साहब का नाम लेंगे। आई रिमेंबर करेक्टली 99 का इंडिया में चेन्नई का टेस्ट था, आपने सेंचुरी बनाई थी और आपको नेट्स नहीं करने दिए गए थे। ऐसा भी हुआ। ये कैसे हुआ सारा कुछ? अच्छा क्योंकि वसीम भाई, विकी भाई, इंजी भाई, मोइन भाई, ये जितने भी प्लेयर्स थे, जो भी जो भी कोई जूनियर प्लेयर आता था तो खास तौर पे ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे उनका, तो इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ गया था हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और बहुत से लोग कहते हैं कि लाला तुम जब बैटिंग करने गए थे तुम क्या सोच रहे थे? मैंने कहा यार कुछ सोचता तो रिकॉर्ड नहीं बनता। तो बगैर सोची ही खेल रहा था, रिकॉर्ड बन गया। बाकी देखिए ज़िंदगी के अंदर हर किस्म के चैलेंजेस आते हैं। पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा टीम के अंदर थी। बहुत कुछ हमने अपनी गलतियां भी की हैं, जिसकी वजह से आपको सीखने का भी मौका मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम कोई फरिश्ते नहीं है, इंसान ही है, लेकिन अगर गलती को आप गलती कहोगे तो आगे के लिए इंप्रूवमेंट आएगी। अगर मैं गलत काम करूं और मैं कहूँ कि नहीं यार मैं गलत नहीं था, नहीं, आप अपना एहतसाब खुद कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले बैठे अपनी जिंदगी के बारे में सोचें कि यार मैंने आज पूरे दिन में क्या गलती की है, मैंने क्या अच्छा काम किया है। अपने आप से तो इंसान झूठ नहीं बोल सकता ना। अब शाहिद अफरीदी बाहर से कैसा है ये तो आप लोगों को नजर आ रहा है। हाँ। शाहिद अफरीदी अंदर से कैसे है ये आपको नहीं पता चल सकता, ये बनाने वाले को पता है। तो फैसले शाहिद अफरीदी अंदर कैसे उस पर फैसले होने, बाहर वाले पे नहीं। अच्छा, शोएब अख्तर ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कहते हैं कि दो लड़के जो उस वक्त सुपरस्टार्स थे और स्टारडम मतलब उनकी उरूज पर थी, एक शाहिद खान आफरीदी और एक शोएब अख्तर भी, उनको बड़े लोगों की तरफ से या सीनियर्स की तरफ से, या हम जिन्हें कहते हैं ना बड़े लड़के, वो पसंद नहीं करते थे। टफ टाइम मिलता था। शोएब भाई ने तो, हमारे भी ज़ाहिर दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जी हमसे जेलस होते थे। आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये मसला बन रही है सूरत हाल मेरे लिए? यार बनेगा, अब अंदर इंसान के दिल का हाल तो मैं नहीं बता सकता कि वो क्या मेरे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन यार सारे कमजोर हैं, कोई असर अल्लाह देखें, इज्जत और जिल्लत ये मेरे परवरदिगार के तो क्या हाथ में इसीलिए शायद भाई कि आप फिर बारहा रिटायरमेंट का ऐलान करते रहे और फिर वापस होता रहा हो? मतलब 2006 में आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, फिर वो 2 हफ्ते बाद ही यू टर्न हो गया, फिर 2010 वाली में तो चले हो ही गया। क्या ये सारे फैक्टर्स भी उसमें कंट्रीब्यूट करते रहे? लोगों का बुली करना, मिसबिहेव करना? हाँ बिल्कुल, बहुत ऐसा हुआ है कि जब मैं टीम में था तो कुछ लोगों से नहीं बर्दाश्त होता था मैं। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि मैंने सामान वमान समझो जला दिया था, क्रिकेट बैट वगैरह, इसलिए पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब मैं एज अ कैप्टन बना, दोबारा कप्तान, जब मैं कप्तान आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अपने आप से फैसला किया कि क्या इन्होंने जो मेरे साथ किया मैं इनके साथ कर सकता हूँ। अब मुझे पावर मिल गई है, हाँ। ठीक है, मैंने अपने आप से सवाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आया कि नहीं तुमने ऐसा नहीं करना, और मैं उन्हीं प्लेयरों को वापस टीम में अपने साथ लेके आया हूँ। तो बात यह है कि आप अच्छा करो, अच्छा सोचो, सारे मामलात ऊपर से चल रहे हैं। मगर आपने जाहिर है बाज मामलात पे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत डैमेज किया, 2010 में आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, क्या इस फैसले में वो वजह भी रही शामिल कि वो जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल था उसका आपको पहले से इल्म हो गया था? और सुनने में बहुत ही अफसानवी कहानी लगती है कि किसी के पास कोई मोबाइल गया और वो आपका दोस्त था और उसने आपको वो सारे मैसेजेस दिखा दिए। ये फैसला इस वजह से भी रहा? अच्छा, मैं उस वक्त ना, क्योंकि मेरे पास जब मैसेजेस वगैरह आ गए थे, किसी तरीके से आ गए थे बस, तो वो मैंने मैनेजमेंट से शेयर किए। मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मैं कप्तान था और मेरी कप्तानी में अगर इस तरह की चीज़ हो रही थी, मैंने उन लड़कों को भी समझाया, मैंने मैनेजमेंट को भी समझाया, लेकिन जब वो फैसला नहीं कर पाए तो फिर ऊपर वाले का भी एक फैसला होता है। तो बस वहाँ से वो फैसला हो गया और वो लड़कों ने पकड़ में आना ही था। आप एक गलत काम कर रहे हो, आप मुल्क के साथ बेईमानी कर रहे हो, तो ज़ाहिरी बात है फिर आई थिंक वहाँ से मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मुश्किल था टीम दोबारा मुझे बनाना। वो 3 लड़के, तीनों मैच विनर थे मेरे, उन तीनों के बगैर मैं 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को लेके गया। अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस खान, मिसबाह उल हक,
शोएब अख्तर, कामरान अकमल, उमर गुल, इन सारों ने बड़ा ज़बरदस्त हमें उम्मीद नहीं थी, बल्कि आवाम को भी उम्मीद नहीं थी कि हम सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल तक पहुंचे। कैसा महसूस होता है जब स्टेडियम लाखों का हो, हजारों का तो हो, और बूम बूम की आवाजें लग रही हों? बस फिर तो मैं बंदा कहे कि च्युइंगम खाए। यार मुश्किल पता क्या है? इसलिए था कि क्योंकि मैं ड्रेसिंग रूम में अगर जिस तरह अभी बैठा ना, हाँ। मैच चल रहा है, मैं देख रहा होता था, हाँ। मैं कहता था यार नहीं मैं जाऊंगा, अपने आप से बातें कर रहा हाँ। था मैं कि मैं जाऊंगा, 10-8 बॉलें आराम से सिंगल डबल ये वो। लेकिन नहीं। जैसे ही मैं रस्सा क्रॉस करता था ना, बस वो शोर शराबा होता था ना, वो बुलवा देता था मुझे। बस फिर मैं चाहता था कि सिंगल डबल नहीं, कोई छक्का चौका लग जाए ताकि कॉन्फिडेंस वापस आए। बड़ा मुश्किल और खास तौर पे जब कोचेस थोड़े से फिरौन टाइप के हों तो फिर और मुश्किल है ओहो। कि आप आउट हो गए आओगे, वो ऊपर से मुंह बनाए हुए होंगे, मीडिया का प्रेशर, सिलेक्शन कमेटी का प्रेशर, ये सारे प्रेशरों में से अच्छा, निकले हैं। हम थोड़ा सा जाहिर है, हाँ, मुझे लगता है कि इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में रोमांस भी शामिल रहे। अब आपकी शादी बड़ी जल्दी हो गई थी, लेकिन हमने देखा फिर शोएब की सानिया से शादी हुई, इससे पहले भी हमारे क्रिकेटर्स रहे हैं जिनकी बॉलीवुड में शादियां हुई हैं। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमें ये क्यों पता था कि, या हम सुनते थे अपने बड़े कज़न से कि सोनाली बेंद्रे बहुत मरती है शाहिद आफरीदी पे, ये मतलब इसमें क्या हकीकत थी? मतलब वर यू फ्रेंड्स, दोस्ती थी, कोई इंटरेस्ट उनकी तरफ से था, कोई किस्सा था? यार अब्दुल्ला, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे नाना बना दिया। अब नाना की तुम बातें सुन करवा रहे हो। अभी नवाज़े छोटे हैं ना, अभी समझ नहीं आएगी। डिलीट करो ये सवाल। अच्छा चलें, ठीक है, अब ठीक है, डिलीट कर दें, बाकी समझने वाले के लिए इशारा ही। अब हम बड़े हो गए हैं। अब ये बड़े हो गए हैं। लेकिन मेरी बात सुने, इन्हें देख के कोई कह सकता है लोग आपके बालों के फैन हैं माशाल्लाह, आपकी लुक्स के फैन हैं, मैं आपके दांतों का भी फैन हूं, क्योंकि जब पाकिस्तान हार रहा होता है ना तो ये हार्ड बॉल चबा जाते हैं। सिर्फ वो जहन में क्या चल रहा होता है? यार मैंने कहा मुख्तलिफ तरीके से, कुछ लोग नाखून से करते हैं, कुछ पिच से बॉल खराब करते हैं, मैंने कहा छुप छुप के क्यों काम करते हैं, हाँ। खुल के करें। और फिर स्पाइक से विकेटें भी छेड़छाड़ करते हैं। मतलब यार मलिक से पूछा था वो उसने? बस मैच के लिए थोड़ा सा मैं इतना पागल था कि मैं वो मैच जीतना चाह रहा था। आप मैच जीतना चाह मैं रहे मैच जीतना चाह रहा था, मुझे पता था कि मेरे फास्ट बॉलर जो है ना वो बगैर बने हुए बॉल नहीं कर सकते। तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था। खैर मजाक से हट के, ये पिच वाला डिसीजन एंड बॉल वाला, कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी हो जाती है कि बंदा कहता है लेकिन अगर ये नहीं ना होना होते चाहिए। तो फिर आज हम क्या ये ना होना और भी ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन एज वेल। काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जाहिर है इंसान के दिल में नेचुरली मुझे लगता है ये एहसास होता है, लेकिन उस एहसास को किसी भी इंसान के दिल में होगा जिसको शोहरत दी हो अल्लाह ने, जिसको अल्लाह ने पैसा दिया हो। ज़्यादातर लोग कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इस लेवल पे उसे पहुंचा देना, ये कैसे मुमकिन हुआ? अच्छा अब्दुल्ला, क्योंकि वालिद साहब का मेरे इंतकाल के बाद फिर मैंने कहा एक अच्छे बेटे की नाते उनके नाम से क्या शुरू कर सकता हूँ। तो क्योंकि मैं जिस इलाके से हूँ, जिस एरिया से हूँ, वहाँ पे हेल्थ का इशू बहुत ज़्यादा है, साफ़ पीने का पानी का इशू बहुत ज़्यादा है, बच्चों की एजुकेशन का इशू। तो मैंने कहा यार वहाँ पे तकलीफ है, क्योंकि हेल्थ के एक माँ जो है वो 2-3 घंटे की ड्राइव करके जाती है। तो मैंने कहा एक छोटा सा क्लिनिक बनाता हूँ। तो वो एक वालिद साहब के नाम पे एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया, तो दोस्तों को पता चलता रहा, तो वो 16 बेड हॉस्पिटल बन गया गांव में। और उस हॉस्पिटल की कामयाबी ये, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि लोग गांव से शहर जाते हैं इलाज कराने, लेकिन उस हॉस्पिटल की वजह से लोग शहर से गांव आते हैं इलाज कराने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ क्योंकि मैंने बहुत सारी माओं को हॉस्पिटल तक जाते हुए बच्चे या माएँ मर जाती हैं या बच्चे मर जाते हैं, तो वो मेरे लिए एक पेनफुल था। और गांव से शुरू किया। उसके बाद मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि यार तुमने क्या सिर्फ एक हॉस्पिटल ही बनाना था, कुछ और नहीं कर सकते साथ में? तो वहां से मैंने एक नियत की कि यार नहीं, अब मैं ये काम शुरू करना है। पानी के जो इशू हैं, जो लोग 8-8 10-10 किलोमीटर पैदल जाके अपने लिए पानी लेके आते हैं, ठीक है ना, या बच्चे जो हैं वो 2.5 करोड़ बच्चा, इस मुल्क का 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर है इस वक्त। तो मेरी कोशिश थी कि मैं बेटियों को तालीम की तरफ लेके आऊं, क्योंकि मेरी खुद की बेटी है। क्योंकि एक माँ जब पढ़ी लिखी होगी ना तो माशरा पढ़ा लिखा होगा, तो एक माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो बेटियों की तालीम के लिए अच्छा बहुत सारी एनजीओ अब्दुल्ला बहुत अच्छा काम करती है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मेरा जो मेन काम है, मैं उन एरियाज में जाना चाहता हूँ जहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता, चाहे वो सिंध का एरिया हो, बलूचिस्तान का हो, KPK का हो, या साउथ पंजाब हो, जो भी एरिया। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल्स में बच्चों के साथ, क्योंकि
मैट्रिक के बाद बच्चों का पता नहीं चलता, पढ़ तो लेते हैं लेकिन मैट्रिक के बाद बच्चे ने कहाँ जाना, तो हम स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, हम आईटी में काम करते हैं। हम वेरी लकी के जफर मलिक मेरे नए सीईओ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अच्छी जफर बात साहब ये से जान लेते हैं कि आगे के क्या इरादे हैं। बिल्कुल, जफर साहब बिल्कुल। चूंकि हमारे साथ यहाँ तशरीफ फरमा है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। जफर साहब, बहुत सा काम एक इदारा जो ऑलरेडी इतना सब कुछ अचीव कर चुका हो उसको आगे बढ़ाना भी एक मुश्किल काम होता है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। जैसे कि आपने बहुत लाला ने बड़ी अच्छी तरीके से हमारे फाउंडेशन के बारे में आगाही दी, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैं या हमारी जो टीम है शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की, वो ऑब्वियसली हम लाला के सब बहुत बड़े फ़ैन हैं, लेकिन लाला की शख्सियत का एक वो रुख, वो पहलू जो हम लोग देखते हैं वो बहुत कम लोगों को मालूम है, और वो यही है, ये जो आपने फिलांथ्रोपी की बात की, लोगों के लिए दर्द दिल रखने की बात की, और अपनी रूट्स को याद रखते हुए कि जिन इलाकों से ये आए हैं, जिन इलाकों में इनके आबा हिदायत थे, वहाँ आज भी पीने के पानी के लिए औरतों को 10-10 किलोमीटर जाके पानी का एक टब लेके आना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको चारपाई पे उठा के, क्योंकि वहाँ पे सड़कें तक नहीं हैं। इसी तरह हमारी ख़वातीन, सोशो इकनॉमिक मोबिलिटी जिसको हम कहते हैं, जिसमें ख़वातीन को क्योंकि पर्दे की वजह से या कल्चरल बैरियर की वजह से वो घर से बाहर नहीं जा सकती, उन तक हम सेहत दरवाजे तक लेके जा रहे हैं। तो हमने मोबाइल हेल्थ यूनिट का कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने लाया। इस वक्त हमारे 12 के करीब मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें अल्ट्रासाउंड, मोबाइल लेबॉरेटरी, डॉक्टर, फार्मेसी, ये ट्रक माउंटेड हॉस्पिटल हैं फुली, और ये तकरीबन 100 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, और वहाँ जाके वो ख़वातीन और बच्चों को सेहत की सहूलियात दरवाजे पर मुहैया करते हैं। तो बहुत से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, पानी है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, डिज़ास्टर रिलीफ में 750 घरों को हमने, जो लोगों के घर टूट गए थे या उनके पास आज तक नहीं था, हमने उनको घर बना भरपूर के दिए। तालियां होनी चाहिए शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के लिए, और दिल खोल कर इन्हें अतियात भी देने चाहिए। और पर्टिकुलरली ये चूंकि फेसबुक और सोशल मीडिया पे लाइव भी है, तो हम चाहेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पर्टिकुलरली देख सकते हैं, वेबसाइट्स पे सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। हर चीज़ आप तसल्ली करके, छान पटक करके अपना फैसला करें, और आपको इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी जिस तरीके से ये अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। कमिंग बैक टू क्रिकेट एंड अ लिटिल पर्सनल लाइफ एंड पर्टिकुलरली कराची, एक तो आर्ट्स काउंसिल इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के सुपरस्टार्स को बुलाकर आप सब लोगों के लिए सामने ले आती है, आपके सवालों के जवाब लेती है, उनके लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए। अहमद शाह साहब के लिए भी तालियां होनी चाहिए। प्लीज़ अपना ज़रूर इज़हार ख्याल कीजिएगा, बिकॉज ये एक इदारा है जिसने कराची के तशख़्ख़ुस को तब्दील करके रख दिया। कराची ज़ाहिर है जहाँ पे हमने बहुत मुश्किल वक्त भी देखा, लेकिन अब कराची पाकिस्तान का कल्चरल हब बन चुका है बिकॉज ऑफ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख्याल में अब्दुल्ला अहमद शाह साहब को तो बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया भी अदा करूंगा कि हमें यहाँ पे बुला के हमारे अपने लोगों के सामने बिठा के, एंड देन ये वो माहौल है, ये वो कम्युनिटी है जिसकी बहुत कंट्रीब्यूशन है इस शहर के लिए। और मेरे ख्याल में इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और हमें इंटरेक्शन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये करीबी बर्न्स रोड भी है, मतलब कराची में आप मुत्तफ़िक़ इस बात से, मैं तो इस बात पे अटल हूँ कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा खाना, जायकेदार खाना कराची में मिलता है। सबसे अच्छा खाना कराची में मिलता है पाकिस्तान में। कराची जैसा खाना है ही नहीं, बहुत कराची जैसा खाना कहीं नहीं है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा है, कुछ भी खा लें, किसी भी एरिया का खा लें, ज़बरदस्त है। कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हो कि कराची की है जो बाकी पाकिस्तान को भी अडॉप्ट करनी चाहिए? यू नो, खुसूसियत की बात करें ना, पाकिस्तान हमारा दिल है, हमारी जान है, पाकिस्तान के हर शहर से हमें प्यार है, लेकिन जाहिर है कराची की अपनी निराली बात है। मैं समझता हूँ कि हमारे लोग बहुत प्रोफेशनल, कराची शहर के लोग बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, और कोई कमिटमेंट हो, कोई काम हो, चाहे वो घर बनवाना हो, ऑफिस बनवाना हो, किसी भी इस तरह का काम, तो मिस कमिटमेंट। इसीलिए मुझे लगता है बीच में कुछ अरसे के लिए, इज दैट ट्रू कि आप लाहौर गए थे फिर वापस आ गए? फौरन 3 महीने बाद वापस आ गए। 3 महीने बाद ये कराची अपने शहर वापस आ गए थे। अब आजकल की जरा क्रिकेट की बात करते हैं। बहुत कुछ हो रहा है, होता रहा है, पर्टिकुलरली अब चूंकि रिजवान ने जिम्मेदारियां संभाली हैं, वर्ल्ड कप में इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस के बाद बाबर सुमुखदोश हुए, शाहीन को अनाउंस किया गया, उसके बाद दौरा न्यूजीलैंड हुआ जिसमें फेल हुए, फिर पीएसएल में भी लाहौर कलंदर कुछ ना कर सकी, उसके बाद रिजवान आए। मतलब आपको हमें ये पता लगता रहा कि आपको शाहीन को हटाए जाने पे एतराज़ है, आपको उस तरीक़ाकार पे एतराज़ था
या किस चीज पर मोतरस थे आप? देखिए मैं तो खैर शाहीन की फेवर में कभी था ही नहीं, सही। एज अ कैप्टन। हाँ, सही। PSL लाहौर कलंदर की वो सब खेलता रहे वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ से ठीक है, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए मैं समझता था कि उसके पास टाइम था। बाबर के बाद जो सबसे जबरदस्त चॉइस थी, बाबर के बाद वो मोहम्मद रिजवान की ही चॉइस बनती थी। Naturally। बहुत दफा कह चुका हूँ, इवन के शाहीन को मुंह पे भी कहा है मैंने कि यार अभी आपको कप्तानी, अच्छा एक तो बना दिया, ठीक है ना, अब बना दिया तो एक ओवर के बाद हटा भी दिया, तो वो तरीका गलत था, आपको बनाना ही नहीं चाहिए था। जब आपने बना दिया एंड देन फिर आप उसको दे दो 6 महीने, साल, 1.5 साल जो भी आपने देना है PCB की। अब मसला ये है कि हमारे 1 साल के अंदर 3 चेयरमैन चेंज हुए हैं, ठीक है ना। हमारा इशू ये है कि हमारे सिस्टम, चेहरों के साथ सिस्टम भी बदल जाते हैं, चेहरे बदलते रहें लेकिन जो सिस्टम है उसको प्लीज चलने दें। ये ना देखें कि कोई नया चेयरमैन आ गया तो मैं सबसे ज़बरदस्त हूँ और मैं सारे काम ठीक कर दूंगा, और पिछले वाला जो चेयरमैन था वो उसको काम नहीं आता था, इस तरह नहीं करना चाहिए। Continuity of ये policy होनी चाहिए। जब बात पाकिस्तान की हो ना, पाकिस्तान की, अगर कोई ऑपोजिशन के अंदर भी लीडर कोई बंदा ऐसा है जो केपेबल है उस कुर्सी के लिए, प्लीज उसको लेके आओ। ये पाकिस्तान की बात है, ये मेरी अपनी इंडिविजुअल की बात नहीं है। जब पाकिस्तान की बात हो तो फिर उस पर कॉम्प्रोमाइज तो जरूरी नहीं है कि ऑपोजिशन वाले सारे बुरे हों। ऑपोजिशन वाले सारे बुरे नहीं होते, ऑपोजिशन वाले सारे बुरे नहीं होते। अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, हर पार्टी के अंदर है, ठीक है। जो अच्छे लोग हैं, जो लीडर होता है वो अच्छे लोगों को जमा करता है अपने इर्द गिर्द। लीडर खुद काम नहीं करता, लीडर का विजन होता है, उसकी जो टीम बनाता है, टीम काम करती है। अच्छा, हमारे यहाँ माशरे में एक अजीब सी पॉलिटिकल तकसीम भी है। हमारे जो जहन में लकीरें खींची गई हैं ना, अब उन्हें इतना कुरेदा गया है कि उनमें से लिटरली लहू रिस रहा है। वो बातें जो हम कंफर्टेबली चाय की प्याली या खाने की मेज पर कर लिया करते थे, चाहे वो सियासत हो, मईशत हो, माशरत हो, अब हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है कि बदमज़गी पैदा होगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, झगड़े हो जाएंगे। आपको ये कंसर्निंग, आप फिक्रमंद होते हैं इस रवैये को देखकर? देखिए सोशल मीडिया आजकल हर एक के हाथ में, जिसका जो दिल चाहे किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है, ठीक है ना। कहें, आपने किसी को क्रिटिसाइज करना है, बिल्कुल मुझे क्रिटिसाइज करना है ना, बिल्कुल करें, आपके जो दिल चाहे, लेकिन अपने अल्फाजों का चुनाव अच्छा करें। आप डॉक्टर इंजीनियर होंगे, लेकिन अगर आपकी तरबियत अच्छी नहीं हुई होगी तो फिर फायदा नहीं है। अपनी तरबियत पहले रखें। और जितने भी यहाँ पे बड़े बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, इनसे मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों की तरबियत लाजमी करें। डॉक्टर इंजीनियर उसने बन जाना है, लेकिन तरबियत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुदा के लिए अपने बच्चों को सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखें, थोड़ा सा जो आप लोगों का वालिदैन का ख्वाब है उस बच्चे की उसमें हेल्प करें। आपको पता है, मैंने अपनी बेटियों को जब उनका निकाह हुआ उसके बाद जाके मैंने मोबाइल फोन दिए हैं। नहीं, हमें बच्चों पे, ठीक है बच्चों से हम सबको प्यार है, लेकिन बच्चों पे शेरों की नजर भी रखनी है आप लोगों ने। आजकल माहौल ऐसा नहीं है कि माँ बाप अपनी आंखें बंद कर सकें, अपने बच्चों पे नजर रखें। ये 16, 17, 18, 19, 20 ये जो उम्र है, ये बहुत खतरनाक उम्र है। हमारी दादी का इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा उन पे नजर रखने की जरूरत है। प्लीज अपने बच्चों को ये टिकटॉक वाली दुनिया से निकाल के असली दुनिया में लेके आए। कहते थे कि पहले बुजुर्ग कहा करते थे कि खिलाओ सोने का निवाला लेकिन निगाह शेर की शेर की नजर। रखो। बिल्कुल तो ऐसे ये शाहीन आफरीदी को अपना दामाद बनाने का फैसला कैसे हुआ फिर? मतलब आपने बच्चियों के निकाह का भी जिक्र किया, फैमिली से रिश्ता आया, या आपको एक नया लड़का है अच्छा लगा? बाज लड़के आपको अच्छे लगते हैं, जाहिर है आप बच्चियों के बाप हैं, हर बाप की ख्वाहिश होती है बच्चियां घर में जाएं, अच्छी जगह शादी हो, सेटल हो। अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में शाहीन की फैमिली ने शाहीन के ऊपर शेरों वाली नजर रखी हुई थी। अच्छा। उसकी तरबियत अच्छी हुई थी। तो देखिए वही वाली बात है, जारी बात है, बेटी है, ऐसे नहीं किसी के हाथ में। Absolutely। तो शाहीन के बारे में, क्योंकि मेरे जो बड़े थे और शाहीन की फैमिली के जो बड़े, वो आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि हम कराची शिफ्ट हो गए थे तो इतना इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन शाहीन के बारे में जितने भी, जिनके साथ वो खेलता था, अंडर 19, अंडर 16 जो भी, उन सब के पास, उस सारे जिस कोचेस के अंडर में वो खेला है, उस सब ने काफी तारीफ की थी। मतलब एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है, रिश्ता होता है ना, लड़के की इंक्वायरी बैठती है। अब दफ्तरों में इंक्वायरी हो रही है, कॉलीग्स में हो रही है, वो आपने इंक्वायरी की थी? नहीं, जरूरी था, है ना? बिल्कुल जरूरी था। लड़का पास हो गया। हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है कि जाहिर बात है लड़का भी अच्छा होना चाहिए, बेटी लड़की भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि रिश्ता जाए, आगे जाए और एक अच्छी नस्ल तैयार हो इस मुल्क के लिए। अब नाना बन के कैसा लग रहा है? इज इट नॉट द ग्रेटेस्ट जॉय इन लाइफ?
मैं अभी नहीं मान रहा अपने आप को नाना। मैंने कहा जब तक मेरी 5वीं बेटी के बच्चे नहीं होंगे तब तक मैं नाना नहीं हूँ। हाँ, लगता भी नहीं है कहीं से बाय द वे। अच्छा, अब भी बहुत सारे मसले हमारी क्रिकेट में चल रहे हैं, पर्टिकुलरली अब हमें लग रहा है कि टीम में ज़रा सहारा आया है। अगला शाहिद आफरीदी, अगला वसीम अकरम, अगला शोएब अख्तर, सुफियान हैं, साइम हैं, मतलब अभी बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, ट्राई भी किया जा रहा है। आपको लगता है वो जो बात की जाती थी कि हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, पीछे मुड़ के देखें खाली है पूल, ऐसा नहीं था? टैलेंट है, लेकिन टैलेंट ज़ाया भी इस मुल्क में वैसे ही होता है। तो इसके लिए एकेडमीज का होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आप जैसे केपीके की मैंने उस दिन भी बात की है कि केपीके से सबसे ज़्यादा टैलेंट आता है। कितनी एकेडमीज है ज़रा जाके देख लें। ट्रू। अब केपीके का बच्चा कराची या लाहौर क्यों जाता है? ये सिंध का बच्चा कराची क्यों आता है? वहाँ पे फैसिलिटीज क्यों नहीं है उस बच्चों के पास? आप इन फैसिलिटीज के बनाने पे भी आपका इदारा या आप किसी से राब्ते में हैं कि आप इसके लिए भी कुछ कर सकें? मैंने यहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट से भी और केएमसी वालों से भी 2-4 दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि कोई जगह हो, कोई ग्राउंड। आप खुद ही कर लें, मैं तो कहूँ आपको। बस अब हालात यही हो गए, मैंने खुद शुरू कर दिया समझे तकरीबन। आपने खुद और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इस शहर के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट बहुत, यहाँ से बड़े क्रिकेटर्स निकले हैं और बड़ी टॉप क्रिकेट होती थी कराची के अंदर। यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब को अच्छी तरह पता है कैसर भाई को। तो यहाँ पे क्रिकेट, अब वो क्रिकेटर्स ज़्यादा नज़र नहीं आते क्योंकि यहाँ पे जो पिचेस बनती हैं, सीमेंट क्रिकेट खत्म नहीं होनी चाहिए थी, सीमेंट क्रिकेट होनी चाहिए थी। यहाँ पे जो पिचेस बनती हैं ग्राउंड के अंदर, वो नी से ऊपर तो बॉल आता ही नहीं है। और जब आप इंटरनेशनल नेशनल क्रिकेट पे जाते हैं तो वहाँ पे तो बाउंसी ट्रैक्स होते हैं या अच्छी बैटर पिचेस होती हैं। तो यहाँ पे जो कराची एक दौर में था कि सबसे ज्यादा बैट्समैन यहाँ से आते थे और पंजाब से बॉलर्स आते थे, अब वो चीज थोड़ी सी कम। तो अभी जो वी वुड लाइक टू हैव अ फ्यू नेम्स, हम चाहते हैं आप चंद नाम लें, क्योंकि नौजवान जो हमारी टीम के लिए खेल रहे हैं, हौसला अब्बास आफरीदी हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, साइम हैं, व्हाट नॉट, अभी मैंने 2-4 और भी नाम लिए। कुछ आपने देखे हैं लड़के जिनकी परफॉर्मेंसेस आपको लगता है कि अगला सुपरस्टार बनने का पोटेंशियल मौजूद है इनमें? है, बिल्कुल है। आपके साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, साइम अयूब। लेकिन बात पता क्या है, टैलेंट है, आप ऑफ द फील्ड कितने डिसिप्लिन हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन, आपकी फिटनेस, जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हो आपकी डाइट क्या है, आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो। अगर वो ये समझता है कि सोशल मीडिया उसको क्रिकेट खिलाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको आपकी परफॉर्मेंस ने क्रिकेट खिलानी है। तो लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना, जिस तरह साइम अयूब की बात कर रहा हूँ, इसी तरह अब्बास भी हैं, इसी तरह खुशदिल एक प्लेयर है जो जहां मैं समझता हूँ कि 5वें-6ठे नंबर पे हमें एक अब्दुल रज़ाक जैसा ऑलराउंडर चाहिए पाकिस्तान टीम को। आमिर जमाल है जो अब्दुल रज़ाक की जगह पूरी कर सकता है, कि थोड़ी मेहनत की और थोड़ी सी ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन होने की जरूरत है। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो कज़िया चल रहा है, मतलब एक तूफान मचा हुआ है, इंडियन मीडिया अलग रिपोर्टें कर रहा है, हमारी यहाँ मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, एक आज भी मीटिंग होनी थी, उसकी अपडेट मैंने नहीं ली है। लेकिन अगर आप किसी जिम्मेदार पोजीशन पे होते, या आपको क्या लगता है इस वक्त जो पाकिस्तान ने स्टैंड अपनाया हुआ है, फ्यूजन फार्मूले की बात की जा रही है, आप नहीं आ रहे ना आइए, हम भी नहीं आएंगे, और अगले 3 साल तक ऐसे चलेगा, और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ टूर्नामेंट के इनिशियल मैचेस, प्लेऑफ्स और फाइनल भी नहीं हम खेलेंगे फिर, चाहे हम पहुंच जाएं या इंडिया पहुंच जाए। आपको लगता है कि ये स्टांस सही है इस वक्त जो पीसीबी ने लिया हुआ है? लेना पड़ेगा, लेकिन अब्दुल्ला मैं एक बात बताऊं आपको, इस तरह का स्टांस लेने के लिए खुद को अपने पाँव पे खुद खड़ा करना पड़ेगा। क्या इससे मुराद आप है? अपने पाँव पे खुद खड़ा करें, आप अपने आप को दुनियाई क्रिकेट में मनवाएं। आपके जितने भी चेयरमैन हैं, चेयरमैन आते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो दूसरे बोर्ड्स के साथ, उनके चेयरमैन्स के साथ, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको एक लॉबिंग होती है इस लेवल पे जाके। अगर आपने ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, इंडिया नहीं आ रहा, अब इंडिया क्यों नहीं आ रहा, बाकी उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, या आईसीसी डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? आई मीन कि आपको भी पता है कि जो मार्केट इंडिया की है, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत पैसा बहुत बड़ी इन्वॉल्व है market इसके है। अंदर, लेकिन आईसीसी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। या वो पैसों में आज पैसों पे बिक जाए, या फिर पूरी क्रिकेट खिलाए और सारे मुल्कों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया में हो, जहां हालात खराब थे हमने हमेशा गए, हमने सपोर्ट किया है हमेशा। मैं क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी कहता हूं। और अभी जो हमारा स्टांस है, जो हमने लिया हुआ है, जो बिल्कुल फॉर्मूला ठीक है। हमने पेश किया है, सही है ये? ठीक है, आपको अगर मौजूदा- इंडिया इधर नहीं आता, हमें भी इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मौजूदा चेयरमैन पीसीबी से क्या तवक्कुआत हैं? अभी तो जाहिर है कुछ अर्सा हो गया उन्हें, और बहुत मुतहर्रिक हैं, और भी बहुत सी जिम्मेदारियां उन पे, लेकिन आपको लगता है कि जिस डायरेक्शन में अभी हमारी क्रिकेट चल पड़ी है वो ठीक है?
प्लेयर्स को रेस्ट देना ये बहुत अच्छा साइन है, चाहे जी, वो बिल्कुल। शाहीन हो, बाबर हो, रिजवान हो, बिल्कुल रेस्ट देना नए चाहिए। लड़के आजमाना। हाँ, और डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को चांस देना अगेंस्ट, ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, जो भी टीम है, ये भी अच्छी हो गई खैर, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह, जिम्बाब्वे वगैरह, इनके खिलाफ पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं जाना चाहिए। आपके डोमेस्टिक के जो टॉप परफॉर्मर्स है उनको चांस देना चाहिए। ऑलराइट, वक्त हमारे पास कम है, बहुत से सवालात आपकी तरफ से भी आई एम श्योर जहन में होंगे, लेकिन जितने हमसे हो सकते थे, जितने हमसे बन सकते थे, हमने किए हैं। हम अभी जफ़र साहब से ज़रूर हम कहेंगे कि प्लीज़ हमें बताइए कुछ अपनी शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के बारे में। जो लोग हमें देख रहे हैं, डोनेशन देना चाहें तो कहाँ दे सकते हैं? नेक्स्ट प्रोजेक्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए स्पेसिफाई आप करना चाहें? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। जैसे मैं आपको बता रहा था, हमारा हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट है। हमारे सब 24 स्कूल थ्रू आउट पाकिस्तान माशाल्लाह हैं, उनमें आधी से ज़्यादा हमारे यहाँ बच्चियों की तादाद है। इसके अलावा पानी के जो प्रोजेक्ट्स हम बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे कर रहे हैं, वहाँ पे साउथ ऑफ बलूचिस्तान में सैकड़ों मील तक कोई स्कूल, कोई सरकारी डिस्पेंसरी, कोई हस्पताल, कोई पानी का ऐसा वहाँ पे सहूलत मुहैया नहीं है। तो फाउंडेशन वहाँ पे करिए। हम ऑनलाइन शाहिद आफरीदी foundation.org हमारी वेबसाइट है। जैसे कि आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की, तो हमारे तमाम ऑडिट्स इंटरनेशनल फर्म्स की ऑडिट्स के साथ उसके ऊपर हम पब्लिश करते हैं। उसके ऊपर हमारी फाउंडेशन की डोनेशन की डिटेल भी है। आप प्रोजेक्ट देखें, अगर आप हम ज़कात एलिजिबल हैं शरिया कंप्लायंस एडवाइज़र के साथ, और हमारी तमाम की तमाम डोनेशंस और उनकी यूटिलिटी हमारी वेबसाइट के ऊपर पूरी ट्रांसपेरेंट डिटेल के साथ मौजूद है। एक लाला सवाल आखिरी, क्योंकि मुझे भी पर्चियां आ रही हैं सवालों की। किसी ने पूछा, आपने पेशावर ज़ल्मी के साथ एकदम से अपने सफ़र का इख्तिताम अनाउंस किया सोशल मीडिया पे और हो गया, और उनके ओनर तक कहते रहे कि भाई मेरे तो इल्म में नहीं है बात। फ्रॉम बेस्ट फ्रेंड्स टू बीइंग नो वन, जावेद आफरीदी साहब के साथ ये सफ़र कैसे तय हुआ? और ये अच्छा क्यों सफर हुआ? था, और टीम नहीं थी, उनका क्रिकेट की तरफ था नहीं रुझान, मैं क्रिकेट की तरफ लेके आया। और क्रिकेट के बाद आई थिंक कि आप शुरू में जो मेरी और उसकी कमिटमेंट थी वो बिल्कुल सही चल रही थी, एंड देन फिर मेरे ख्याल में वो उसका प्लान कुछ और होगा, उसकी सोच कुछ और होगी, मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का, तो खुशी खुशी इंसान खुशी खुशी कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा चलिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, भरपूर तालियां Thank you so शाहिद much. आफरीदी Thank you. साहब Thank के you. लिए।